बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, पोटेंशियल, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताऊँ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे क्या समझना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, विच इज गोइंग टू बी माई इलेक्ट्रिकल वायर, विच इज गोइंग टू बी माई इलेक्ट्रिकल वायर। और वायर हम जनरली किसका बना हुआ मानते हैं, कॉपर का या सिल्वर का, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि भाई एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो एक कंडक्टर मटेरियल से बना होता है। तो अगर वो किसी कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैम इसका इस कंडक्टर मटेरियल से अगर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा बना हुआ है, तो दिस क्लियरली मीन्स व्हाट, कि कंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर, area of cross section of the wire. Are we understanding? So R is directly proportional to the length of the wire, and R is inversely proportional to the 1 by area of the wire. Are we understanding this part? So this is going to be the resistance. Yes or no? Got the point? So R is directly going to be the length of the wire and under inversely proportional to the area of the wire. That is, अगर वायर ऐसा हमारे पास है तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ऑलराइट, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो हमने ये चीज पढ़ी थी, और हमने ये चीज पढ़ी थी कि वायर के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो तो घूम ही रहे हैं, ये येलो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन बीच में इसके जो हमारे पास इस तरह से ये एटम्स घूम रहे हैं, बीच में जो एटम्स घूम रहे हैं इनका सीन क्या है मुझे बताओ। बीच में जो एटम्स घूम रहे हैं उनका सीन क्या है कि ये एटम्स अगर वाइब्रेट करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरनल कर्नल जो होते हैं, इंटरनल एटॉमिक कर्नल जो होते हैं, वैसे वैसे जो इंटरनल एटॉमिक कर्नल होते हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है। और जब उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ। जब उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो उसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि वाइब्रेशन बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये चीज हमने मेरे ख्याल से जब रेजिस्टेंस की बात हमने करी थी तो हमने सीखी थी। एम आई राइट? अब कहानी समझो क्या है। कहानी ये है, कहानी ये है कि मैम जब इस तरह से प्रोसेस हुआ, है ना, जब इस तरह से प्रोसेस हुआ तो हुआ क्या, तो हुआ क्या, हुआ ये, हुआ ये कि मैम रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस वर्ड की बात करें तो रेजिस्टेंस के अंदर कुछ भी चीज आ सकती है। वो एक बल्ब हो सकता है, वो आपके घर का गीजर हो सकता है, वो आपके घर का एसी हो सकता है, वो आपके घर का कूलर हो सकता है, यानी कि वो आपके घर की आयरन हो सकती है, यानी कि प्रेस हो सकती है ना, इलेक्ट्रिकल प्रेस जो आती है कपड़े प्रेस करने वाली, एंड सो ऑन। तो यहाँ से मुझे कहने का मतलब क्या है, यहाँ से मुझे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से, और हम उससे से जिगजैग जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसका बेसिक मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस का मतलब इट कैन बी एनी इलेक्ट्रिकल appliance. It can be any electrical appliance. It can be any, all right, it can be any electrical appliance. It can be iron, it can be geyser, it can be anything. और हमें ये पता है कि जब कोई रेजिस्टेंस के थ्रू मान लो एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ एंट्री ली पॉइंट ए से और वो बी पॉइंट पे निकला, तो आप मुझे बताओ बीच में टकराते 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 अपनी जगह बनाते बनाते ये बेचारा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला,
टकरा गया, फिर यहाँ टकरा गया, फिर यहाँ चला, फिर टकरा गया। तो टकराते टकराते अगर वो बी पॉइंट से निकला, तो आप मुझे बताओ, अगर वो निकला है, घुसा है 10 जूल की एनर्जी के साथ, तो वो आइडियली निकलेगा 1 जूल की एनर्जी के साथ। बोलो हाँ। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल कुछ वर्क कर रहा है टू मूव। मान लो ये चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल है। 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल का मतलब हो गया इन शॉर्ट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर वो ए पॉइंट से निकलते निकलते बी पॉइंट तक पहुंच के निकलने की कोशिश करेंगे, तो वो एटम के इंटरनल कर्नल से टकराते टकराते, वो एटम के इंटरनल कर्नल से टकराते टकराते, ठीक है, वो एटम के इंटरनल कर्नल से टकराते टकराते क्या करेंगे मुझे बताओ? वो एटम के इंटरनल कर्नल से टकराते टकराते क्या करेंगे? कि वो ए पॉइंट से एंट्री लिया और वो बी पॉइंट से घुस गया, निकल गया। तो अगर वो एटम से टकराते टकराते ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट से निकल गया, तो वो उसने कुछ अपनी एनर्जी का लॉस किया। तो 10 लेके घुसा था, 1 जूल लेके निकल गया। क्या यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया 9 वोल्ट्स का? क्यों भाई? क्योंकि वर्क डन कितना हुआ है? 9 जूल्स का वर्क डन हो गया, क्योंकि 10 जूल एनर्जी हमारे पास थी जब हम निकले, तो भी हमारे पास 1 जूल बची थी। तो मैंने मेहनत कितने जूल्स की कर ली? 9 जूल की पर कूलम। तो मैं बोलूंगी 9 वोल्ट्स की एनर्जी का लॉस हुआ है पर कूलम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट बताइए, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? जस्ट तो दैट इज द आइडिया। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस आर जो हमारे पास है वो क्या है? बात करने, दैट्स द आइडिया, दैट्स द आइडिया। तो whenever we are talking about the resistance, right, तो किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू तो हम कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं जी मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और जो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है उसकी पॉइंट ए पर, और एक उसका पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट बी। तो एक ए पॉइंट पर और एक बी पॉइंट की अगर बात करें, तो यहाँ से जो भी करंट घुसेगा, व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज पर टाइम, पर सेकंड जो भी करंट घुसा। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, चार्ज ज्यादा कब होगा एक पॉइंट से? मुझे बताओ, एक पॉइंट से चार्ज ज्यादा कब होगा बताओ? जब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे इन 1 सेकेंड। बोलो है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि कोई करंट घुसा और ये रेजिस्टेंस आर है, तो रेजिस्टेंस आर का मतलब आप ऐसे समझोगे कि इसके अंदर बहुत सारे इंटरनल कर्नल्स होते हैं। और अगर बहुत सारे इंटरनल कर्नल्स होते हैं तो वो क्या करेंगे मुझे बताओ? अगर बहुत सारे इंटरनल कर्नल्स होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉइंट ए से वो घुसेगा और पॉइंट बी से वो निकलेगा। बात समझ में आई? तो वो कुछ तो एनर्जी लूज करेगा। तो मैं ऐसे बोलूंगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज लेट्स से 9 वोल्ट। तो आपको ये मन में समझना है कि 9 वोल्ट का मतलब है 9 जूल पर कूलम। इसका मतलब ये रहा होगा, इसका मतलब ये रहा होगा आइडियली कि ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर 20 है ना, तो यहाँ बी पॉइंट का पोटेंशियल 11 वोल्ट है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 20 जूल की एनर्जी लेके घुसे होंगे, तो 11 जूल की एनर्जी बची होगी और उससे आगे चलेंगे। अगर वो 10 जूल की एनर्जी घूमते होंगे तो 1 जूल की एनर्जी बची होगी। अगर वो 11 जूल की एनर्जी लेके घूमते होंगे तो 2 जूल की एनर्जी बची होगी। मतलब इनिशियल और फाइनल एनर्जी कोई नहीं बताता। हमें बस ये बताया जाता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 9 वोल्ट। तो आप इनिशियल और फाइनल एनर्जी कुछ भी मान लो, हमें इनिशियल फाइनल से कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि अगर अगर वो x+9 जूल्स एनर्जी लेके घुसे, ठीक है, तो वो x जूल्स की एनर्जी के साथ ही रिलीज करेगा। तो यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया? 9 वोल्ट की एनर्जी जो थी वो उसने इसके अक्रॉस खर्च कर दी। तो वोल्टेज बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? वोल्टेज का सिंपल मतलब होता है कि भाई कितना वर्क किया, वर्क डन पर कूलम ऑफ चार्ज, वर्क डन पर कूलम ऑफ चार्ज।
is called work done per coulomb of charge is called potential difference. Work done per coulomb of charge is called पोटेंशियल डिफरेंस. अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ. एक रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट. एक रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट. ये ए है और ये बी है. इसके अक्रॉस दो इसके अक्रॉस 2 एम्पियर करंट चला. इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर करंट चला. दोनों के अक्रॉस 2-2 एम्पियर करंट चला. लेकिन आप मुझे हिसाब बताओ कहाँ पे 2 एम्पियर करंट के अंदर, कहाँ पे इस 2 एम्पियर करंट ने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देखा. कि ए से एक्स पॉइंट से जब वो वाई पॉइंट पे गया तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है मुझे बताओ. एक्स पॉइंट से जब वो वाई पॉइंट पे गया तो एनर्जी का खर्च आया 9 जूल. और जेड पॉइंट से जब वो क्यू पॉइंट से गया तो वहां एनर्जी खर्च हुई 5 जूल. तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ बी इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ए. बोलो है ना. क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ बी इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ए. एम आई राइट और नॉट? जस्ट टेल मी, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? क्योंकि जहां हमें सब कुछ सेम मिल रहा है, थम्स अप और थम्स डाउन, यस और नो, तो जहां हमें रेजिस्टेंस कम है उसके अक्रॉस एनर्जी का खर्च भी बहुत कम है. बात समझ में आ रही है? तो क्या हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा? बोलो हाँ. उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा. तो हम बोलेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. आर वी अंडरस्टैंडिंग? वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ये हमारा कॉन्सेप्ट है. तो इसे बोला जाता है एट अ constant temperature, right? And when we do that, so V is directly proportional to R. ये जो मेरे पास आया है इसे बोला जाता है Ohm's law. This is called as Ohm's law. Are we understanding this point? So this is basically called as the Ohm's law. Any doubts in this or not? Just say. तो यहां से हम क्या लिखेंगे? V is directly proportional to R. So V is equals to IR. Is the concept clear or not? Just say. So V is equals to I R. Yes or no? करेक्ट. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या था? करंट. तो यहाँ पे I स्टैंड्स हियर फॉर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से मुझे बताओ. तो V इज इक्वल टू आई. अच्छा एक बात समझो, अब लॉजिक समझना. अब मैंने I को कांस्टेंट मान के V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R प्रूव कर दिया. इसको एक और तरीके से हम प्रूव करते, इक्वेशन यही आएगी लेकिन जो अब दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं वो रियल में ओम्स लॉ वो मानता. ठीक है, उससे प्रूव किया था. पर जो ये मैंने समझाया ये गलत नहीं है, बट ये एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, अब ध्यान से समझिए. ना लेट अस सपोज मैंने क्या बोला, ना लेट अस सपोज मैंने क्या बोला. मैंने बोला कि भी मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है. अब यही जो रेजिस्टेंस है ना, मैंने बोला कि यार ये जो रेजिस्टेंस है ये कोई और resistance है. अब मैं बोल रही हूँ कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है एक बार 10 जूल का. जूल नहीं बोलती है मैं, इसे क्या बोलूंगी, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का. और नेक्स्ट हमारे पास सेम एक और दूसरा रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ग्रीन वाला. ठीक है, और वो रेजिस्टेंस क्या है? आर. करेक्ट. और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का. अब 20 वोल्ट का मतलब समझो कि भाई मैम ऐसा हुआ कि सेम रेजिस्टेंस, ठीक है सुनिएगा. पॉइंट ए पे पोटेंशियल था 20 जूल पर कूलम. और जब बी पॉइंट पे हम लोग निकले तो पोटेंशियल रह गया 10 जूल पर कूलम. तो पोटेंशियल कितना रह गया? 10 जूल पर कूलम.
वही वही जब सेम रेजिस्टेंस आर हियर, दीज टू आर सेम, ठीक है, वही इसके पॉइंट ए पे एनर्जी थी 20 जूल पर कूलम, और इसके पॉइंट बी पे कितना था बताओ? दैट वाज 0 जूल पर कूलम। अब आप मुझे बताओ, कहा मैंने सेम रेजिस्टेंस, ऐसा समझो कि सेम गली है, सेम गली है, सेम गली है, लेकिन उसी टाइप की गली को पार करने में यहाँ 20 जूल से 10 जूल की एनर्जी बचा ली, और वही सेम टाइप की गली के अंदर मैंने यहाँ पे 20 जूल की एनर्जी से 0 जूल की एनर्जी बचा ली। आया ना? बात समझ में आई? तो यहाँ 20 जूल से मैंने 10 जूल की एनर्जी बचा ली, और यहाँ 20 जूल से मैंने 0 जूल की एनर्जी बचाई। कहने का मतलब, कहाँ मैंने ज्यादा धक्का मुक्की करके, भले ही मेरी एनर्जी खर्च हो रही थी, बट कहाँ मैंने ज्यादा धक्का मुक्की करके वो सड़क पार करी, वो सड़क पार करी मैंने, मैंने वाई में। तो आप मुझे बताओ, क्या वाई की स्ट्रीट पे चलते समय क्या मेरी स्पीड ज्यादा रही होगी? अगर मेरी स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो सोचो, मेरी स्पीड की जगह सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा रही होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा नहीं होगी, इसका मतलब एक पॉइंट अगर मैं इसके अंदर फिक्स कर दूं, तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इस ए पॉइंट के अंदर यहां से अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो वो 100 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास, वो ए पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग, अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन इस ए पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है बताओ? कि मैम उनकी स्पीड ज्यादा थी, इसका मतलब पर पॉइंट ए चार्ज इज मोर, और पर सेकंड उसी पॉइंट से चार्ज ज्यादा निकला। वेराज एक्स में एनर्जी कम थी, कम खर्च एनर्जी उसने करी, तो वो शायद धीरे धीरे चल रहा था, तो उसी पॉइंट बी से पर सेकंड चार्ज वाज लेस। और चार्ज पर सेकंड क्या होता है? करंट। चार्ज पर सेकंड क्या होता है? करंट। और यहाँ चार्ज पर सेकंड क्या होता है? करंट। तो यहाँ करंट ज्यादा था और यहाँ करंट कम था। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बताइए, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट ऑलराइट, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कीपिंग रेजिस्टेंस सेम, क्या हम बोल सकते हैं कि मैम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? इज द पार्ट क्लियर? तो देयर बाय V इज इक्वल टू I R, और R मेरे पास यहाँ पे क्या है? R मेरे पास यहाँ पे कहलाया जाता है रेजिस्टेंस। तो फिर से ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ही मेरे पास बन के निकली है, बट आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग ये कॉन्सेप्ट कैसे होगा। इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट एनी डाउट्स इन दिस? गॉट इट? तो V इक्वल्स टू आई आर। तो ये कंसेप्ट अपने को समझ में आना। इज इट क्लियर? तो V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला बन गया, एंड हेंस आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग ये दिस इज द बेसिक आइडिया। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, so V is equals to IR. Is this the concept clear? तो अब हमें वी से इसको मैं याद रखती हूँ, बट हमें ओम्स लॉ की स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। कीपिंग टेम्परेचर सेम, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना एनर्जी खर्च करोगे, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? एक एंड से निकल घुसकर दूसरे एंड, जब आप रेजिस्टेंस से बाहर निकलते हो, एक एंड में घुस के जब आप दूसरे एंड से रेजिस्टेंस से बाहर निकलते हो, तो क्या होगा मुझे बताओ? क्या होगा मुझे बताओ? मैम एक एंड से इलेक्ट्रॉन घुसेंगे और दूसरे एंड से निकलेंगे। तो एज अ रिजल्ट
कुछ तो वो एनर्जी खर्च करेंगे। और अगर वो कुछ एनर्जी खर्च करेंगे इसका मतलब क्या है बताओ? अगर वो कुछ एनर्जी खर्च करेंगे इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? बोलो। जितनी ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे उतना धक्का मुक्की करके निकलेंगे, उतनी उनकी स्पीड ज्यादा होगी। जितनी उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो पर पॉइंट पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्रॉस करेंगे। एंड एज ए रिजल्ट पर सेकेंड के चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं? पर सेकेंड के चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशन निकाल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो कीपिंग द रेजिस्टेंस सेम उसका, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये फंडा अपने को समझ में आना चाहिए। एनी डाउट्स? जस्ट टेल मी। उस वक्त पे रेजिस्टेंस सेम नहीं था, वहां दो अलग अलग रेजिस्टेंसेस थे, करंट सेम था। तो अगर रुकावट ज्यादा है, अगर रुकावट ज्यादा है तो क्या होगा बताओ? अगर रुकावट ज्यादा है तो सेम करंट, ज्यादा एनर्जी खर्चेगा फिर भी करंट कम रहेगा। मैं ज्यादा एनर्जी खर्च करके निकल रही हूँ तो इसका मतलब उस गली में रुकावट ज्यादा है, करंट सेम है, चार्जेस वही है पर सेकेंड। पर सेकेंड अगर उनको एक ही पॉइंट से मान लो निकलना है, एक ही पॉइंट से मान लो निकलना है, तो क्या होगा मुझे बताओ? इसी पॉइंट से निकलने का मतलब क्या है? जस्ट टेल मी, इसी पॉइंट से निकल रहे हैं पर रुकावट ज्यादा है ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं बताओ? ए पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं बताओ? रुकावट ज्यादा है। ज्यादा रुकावट का मतलब हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जिससे कि करंट सेम रहे, पर सेकेंड हम उतनी स्पीड से निकल सकें। लेकिन रुकावट कम है तो हम थोड़ा एनर्जी खर्च करके भी सेम स्पीड से निकल सकते हैं। अगर सेम स्पीड रखी तो सेम टाइम में एक पॉइंट से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे। तो मैंने वहां पे बात बोली थी कि रेजिस्टेंस ए विल बी देयर बाय लेस देन रेजिस्टेंस बी, क्योंकि रेजिस्टेंस बी में हमने एनर्जी ज्यादा खर्ची थी कीपिंग करंट सेम। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस सेम रखा, रुकावट मैंने दोनों में सेम रखी। अब मैं कह रही हूँ कि रुकावट दो गलियां हैं सेम रुकावट, लेकिन मुझे एक गली से जल्दी निकलने का मौका मिल गया, मुझे एक गली से जल्दी निकलने का मौका मिल गया। तो मैंने वहां पे क्या करा, ज्यादा एनर्जी लगाई कि यार ज्यादा एनर्जी से चलती हूँ, खर्च करती चलूंगी एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। आया ना? और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो इससे मुझे क्या समझा? इससे मुझे क्या समझा बताओ? कि मैम यहाँ पर वोल्टेज अगर ज्यादा लगाई तो हम सेम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जल्दी जल्दी निकल सकते हैं, तो हमारा करंट भी ज्यादा होगा, तो हमारा करंट भी ज्यादा होगा। नहीं आई बात समझ? बोलो।
Is this part clear or not? Just tell me. So that is the idea. So that is the idea. Got it? Any doubts in this? Just tell me. ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ है। अब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। अब हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो, तो V इक्वल टू आई आर। अब हमारे पास जो जो फॉर्मूले आ गए वो कौन कौन से आ गए? ठीक है, अब मेरे पास ओम्स लॉ आता है। अब मुझे ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो I के साथ क्या मिल जाएगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस। और V बन जाएगा V इक्वल टू आई आर। अच्छा, और हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या सीखी है? रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस here is going to be रो एल by A, where L is the length of the resistance and A is the area of the cross section. Is this part clear or not? Is this part clear or not? Just tell me. All right, this is one part. अब आप लॉजिकली समझो क्या। ठीक है, अब मुझे मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया गया, उन्होंने कहा भाई एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस ये है, और ये मैंने बैटरी लगा दी, और बैटरी ने क्या किया? बैटरी से जाके यहाँ पे जुड़ गई। तो जब बैटरी यहाँ से जाके जुड़ गई तो ये तो मेरी सिंगल स्टेट वाली हुई तो वायर है, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास वोल्टेज है, मान लो जी 10 वोल्ट की बैटरी, और रेजिस्टेंस मेरे पास है मान लो जी 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? दैट इज ओम्स। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? दैट इज ओम्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम यहाँ पे करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इज ओम्स, और मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इस बैटरी ने कितना करंट इससे पास कराया होगा। अब लॉजिकली समझना, क्या जब हम बोलते हैं ना कि 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का मतलब हुआ कि बैटरी जो भी करंट भेज रही है वो करंट 10 जूल पर कूलम की एनर्जी लेके आ रहा है। क्योंकि बैटरी 10 वोल्ट की है, इसका मतलब वो जो है वो 10 जूल पर कूलम की एनर्जी लेकर निकल रहा है। और वो जब ए पॉइंट तक पहुंचा, पूरा तार चला 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 चला, अब वो ए पॉइंट पे पहुंचा तब तक उसकी एनर्जी 10 जूल पर कूलम ही थी। क्यों? क्योंकि हम आइडियल सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं। जब हम आइडियल सिचुएशन सॉल्व करते हैं तो हम तारों को बेस्ट कंडक्टर मान के चलते हैं। मतलब तारों का आइडियली रेजिस्टेंस क्या है? आइडियली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। किसका? वायर का। किसका रेजिस्टेंस जीरो है? वायर का रेजिस्टेंस जीरो है। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? तो अगर वाइब्रेशन जीरो है, सो टिल पॉइंट ए एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आया है, और एनर्जी उसकी 10 जूल पर कूलम ही रहेगी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम? ठीक है, तो ए पॉइंट तक उसकी एनर्जी 10 जूल पर कूलम थी, लेकिन जैसे ही वो पूरे रेजिस्टेंस को पार करा और जैसे ही वो बी पॉइंट पे पहुंचा, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसकी एनर्जी 0 जूल हो गई। उसकी एनर्जी 0 जूल हो गई। देखो, आप इसको लॉजिकली समझ सकते हो कि बैटरी का भी जो वैल्यू दिया जाता है ना, ये भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ये भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। अगर ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसका मतलब क्या है? अगर ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ही है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो निकला 11 जूल से बोल दो, और जब पूरा पार है तो उसकी एनर्जी बचती है उसके अंदर। ए पॉइंट तक उसकी एनर्जी 11 जूल थी,
ए पॉइंट के बाद वो रेजिस्टेंस में घुस गया। जब वो रेजिस्टेंस में घुस गया तो बी पॉइंट पे उसकी एनर्जी बची 1 जूल। और तार में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो तार में रेजिस्टेंस ना होने के कारण, आइडियली जीरो रेजिस्टेंस मानने के कारण, 1 जूल की एनर्जी में कुछ खर्च नहीं आया और वो बैटरी के पास चला गया 1 जूल। अब 11 जूल और 1 जूल का डिफरेंस कितना आएगा? 10 जूल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट तो हम जब इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारी थॉट ये होनी चाहिए कि जब एक बैटरी करंट भेजती है तो इनिशियल पॉइंट तक उसकी एनर्जी उतनी ही रहती है जितनी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर वो करंट उतनी एनर्जी लेके जब रेजिस्टेंस से पास करना शुरू करता है तो वो कुछ तो एनर्जी खर्च करनी शुरू करता है। और जब वो कुछ एनर्जी खर्च करनी शुरू करता है तो फाइनली व्हेन इट हैज टू रिटर्न बैक टू द बैटरी, तो वो उतनी एनर्जी करता है, तो वो उतनी एनर्जी करता है जितनी तो वो उतनी एनर्जी करता है जितनी क्या?